साथियों नमस्कार। जैसा कि हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमने देखा था कि जो फ्रांस में हमारा समाज जो 3 भागों में बटा हुआ था, 3 स्टेट में, उसमें क्या हुआ था कि जो 3rd स्टेट के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे, भूमिहीन व्यापारी और छोटे छोटे गरीब तबका, दास और बंधुआ मजदूर, इन सब ने एक विद्रोह कर दिया था और फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया था और इसने अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर लिया था। और नेशनल असेंबली अपनी बातों को मनवाने के लिए काफ़ी प्रयास किया और मनवा भी लिया। और फिर उसमें हमने देखा था कि एक नेतृत्व कर रहे थे रोबेस्पियर, जो कि काफ़ी सख्त नीतियों से पेश आए और उन्होंने सख्त नीतियों का पालन किया। सरकारी अनाज को निश्चित दाम पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया और साबुत गेहूं से बनी रोटियां, जो कि क्षमता का प्रतीक थी, और वो रोटियां खाने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत ही सख्त नीतियों के द्वारा एक निश्चित आय पर ही विदेशों में अनाज बेचना पड़ता था, तो जिस कारण से बहुत समस्याएं हुई। और धीरे धीरे उसके जो समर्थक थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने ही उनका विरोध कर दिया और फिर रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन हमने देखा था एक ऐसी मशीन थी जिसमें सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था, डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था। इसके बाद में फिर धीरे धीरे आगे इस क्रांति में लोगों का क्या योगदान रहा, जैसे महिलाओं का क्या योगदान रहा, कैसे इन्होंने आगे चल करके इसमें भाग लिया। और फिर इस जो ये नेशनल असेंबली यानी कि जैकोबिन का जो शासन था क्लबों का, वो शासन का जब पतन हुआ, जब 3rd स्टेट का पतन हुआ, तो फिर आगे क्या होता है उसके बारे में आगे जानते हैं। साथियों, इसके बारे में हम एक डायरेक्टरी शासन कहलाता था, डायरेक्टरी। अब हम जानेंगे डायरेक्टरी शासित फ्रांस। तो ये डायरेक्टरी क्या है, इसके द्वारा शासन किया गया फ्रांस में, इसके बारे में हम जानते हैं। साथियों, डायरेक्टरी जो था जैकोबिन सरकार के पतन के बाद में मध्यवर्ती जो स्टेट था, यानी कि जिसमें पढ़े लिखे लोग आते थे, व्यापारी आते थे, वकील आते थे, इन सब ने शासन करना चालू किया। और इन्होंने 2 संस्थाएं बनाई, 2 विधान परिषद बनाए, जिनके द्वारा 5 सदस्यीय कार्यपालिका गठन किया गया। तो 2 विधान परिषद बनाए इन्होंने, विधान परिषद, और दोनों विधान परिषद से इन्होंने 5 सदस्य चुने और 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका का गठन किया। 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका। तो ये जो 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका का गठन किया, ये कार्यपालिका क्या कहलाती थी? डायरेक्टरी कहलाती थी। यही कार्यपालिका क्या है? डायरेक्टरी, जिसके द्वारा शासन चालू हुआ। कब? जब नेशनल असेंबली यानी कि जैकोबिन क्लब के सरकार का पतन हो गया, यानी कि रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद डायरेक्टरी सामने आया। तो साथियों, इसके बारे में जानते हैं। इस संविधान ने सबसे पहले क्या किया? इस डायरेक्टरी ने सबसे पहले क्या किया कि जो संपत्तिहीन लोग थे, यानी कि जिनके पास संपत्तिहीन थे, भूमिहीन थे, जो गरीब तबका था, उसके मताधिकार का इन्होंने प्रयोग जो है हटा दिया। तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, यानी कि जाहिर सी बात है, किसी को शासन करना होता है, अगर गरीब तबके को शासन करना था तो उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, और उसने ये जारी किया था कि 21 वर्ष तक आयु वाले जितने भी लोग हैं, 21 वर्ष से ऊपर वाले, चाहे वो संपत्ति है चाहे संपत्ति नहीं है, उनको मताधिकार का प्रयोग होगा। लेकिन जब मध्यवर्ती शासन आया, यानी कि डायरेक्टरी का शासन आया, तो उसने सबसे पहले किया कि जो संपत्तिहीन, जो गरीब तबका था, उनको मताधिकार का जो प्रयोग था उसको इन्होंने हटा दिया।
जब जाहिर सी बात है इनको मत का प्रयोग नहीं होगा तो ये अपनी बात कह नहीं पाएंगे और अपने प्रतिनिधि वहाँ तक ले नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा हुआ। और फिर इन्होंने क्या किया, जो जैकोबिन क्लब थे जो उनको धीरे धीरे बंद कर दिया। और जो डायरेक्टरी में जाहिर सी बात है जब 5 सदस्य रहेंगे तो आपस में कभी ना कभी आपस में खटास होगी विचारों में और आपस में झगड़ा होगा। तो ये परिषद बीच बीच में क्या करती थी, ये जो विधान परिषद थी, जब लोगों में आपस में इन 5 सदस्यों में नहीं बनता था तो बीच बीच में सदस्यों को हटा देती थी। ये विधान परिषद सदस्यों को हटा देती थी। धीरे धीरे ये हुआ कि इन जो राजनीतिक विचार जो आए आपस में इन 5 सदस्यों के बीच में टकराए, धीरे धीरे उसमें एक तानाशाह का जन्म हुआ, तानाशाह का उदय हुआ। यानी कि ये यूँ कह सकते हैं कि जैसे अगर 2 साढ़ आपस में लड़ रहे हों तो जो सबसे ताकती होता है लास्ट में वही बचता है। तो वही हाल हुआ कि धीरे धीरे फिर लास्ट में कौन बचा, एक तानाशाह का उदय हुआ। और वो तानाशाह कौन था, वो तानाशाह था नेपोलियन। तो नेपोलियन लास्ट में उभर कर सामने आता है। और तो इस प्रकार से राजनीतिक तानाशाह नेपोलियन का रास्ता जो है खुल पाया। तो इस प्रकार से ये डायरेक्टरी का शासन चलता रहा, आगे चल करके कुछ दिनों तक चला। और इसमें महिलाओं का, इस क्रांति में महिलाओं का क्या योगदान रहा, आइए समझते हैं कि महिलाओं का क्या योगदान रहा। देखिए, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनके जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएगी। मतलब जाहिर सी बात है कि जो है महिलाएं थी, महिलाएं तो इनका सबसे मेन उद्देश्य था इनका कि अपने विचारों को, अपने राजनीतिक विचारों को वहाँ तक रखा जाए राजनीतिक पदों में। इनकी मांग थी किसी न किसी तरीके से कि हम जो है प्रतिनिधि बनकर जाएं और हमें मताधिकार का प्रयोग किया जाए। जाहिर सी बात है जब हम देखते हैं 1789 के बाद में इनको मताधिकार का प्रयोग हटा दिया गया था, इन्हें निष्क्रिय का दर्जा दिया गया था, निष्क्रिय नागरिक। और आप जानते हैं निष्क्रिय नागरिक कौन होते हैं और सक्रिय नागरिक कौन होते हैं। तो निष्क्रिय नागरिक वे होते थे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के रूप में कार्य करती थी, जैसे कि बुनकर का काम करना है, कपड़ों की धुलाई करना है और सिलाई बुनाई करना है, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी बाज़ारों में, और भी संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी, ये वैश्यावृत्ति का काम करती थी। तो इस प्रकार का गरीब जो तबका था, जो महिलाएं थी, वो इसमें क्रांतिकारी रूप से इसमें सामने आती हैं। और उस समय केवल कुलीन वर्ग, जो कुलीन वर्ग की महिलाएं थी, कुलीन वर्ग की, कुलीन वर्ग में कौन आते थे, काफ़ी संपन्न लोग आते थे, धनाढ़ लोग आते थे, और ये कुलीन वर्ग पादरी लोग आते थे। तो इनके यहाँ की जो महिलाएं थी वो शिक्षित भी थी और उनको पढ़ाई लिखाई का मौका मिलता था, उन्हें व्यवसायी प्रशिक्षण दिलाने का भी सौभाग्य प्राप्त होता था, वो सब व्यवसाय में प्रशिक्षण दे सकती थी। लेकिन जो ये निष्क्रिय महिलाएं थी, यानी कि ये जो तीसरे स्टेट की महिलाएं थी, इनको ये अवसर नहीं मिलते थे, पढ़ाई लिखाई का अवसर नहीं दिया जाता था, व्यवसायी प्रशिक्षण का अवसर नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने क्लब बनाए, छोटे छोटे क्लब बनाए और वहाँ पर अपनी बातें रखने का प्रयास किया, अपने मांग को। और ये जो है धीरे धीरे वो क्लब बहुत सारे हो गए और कहते हैं उस समय लगभग 60 क्लब महिलाओं के बने हुए थे जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थे। और उसमें एक क्लब आता है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, यानी कि द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन एंड रिपब्लिकन
ओमेन, यानी कि ये जो एक ग्रुप आता है, यानी कि द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये एक क्लब था जो कि सबसे मशहूर क्लब था और उनकी एक प्रमुख मांग थी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हों, यानी कि जो महिलाओं को अधिकार प्राप्त हैं वही पुरुषों को अधिकार प्राप्त हों। महिलाएं इस बात से निराश हुईं क्योंकि 1791 में संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था और महिलाओं को मताधिकार व असेंबली में चुने जाने और राजनीतिक पदों पर चुनने के लिए मांग रखी। उनका मानना था कि नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व होगा। तो ये क्रांतिकारी परिणाम थे उनके, क्रांतिकारी जो है कदम थे। हम देखते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं के ये जो कदम थे, इनकी जो मांगे थी, इनको पूरा किया गया और पूरा करने के बाद में इन्हें जब नेशनल असेंबली का शासन आता है तो हम देखते हैं कि इन्हें क्या किया गया, इनके लिए सरकारी संस्थाएं खोली गई, यानी कि सरकारी स्कूल खोले गए, सरकारी विद्यालय खोले गए, सरकारी विद्यालय खोले गए और इनके लिए महिलाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया गया, शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। पहली चीज की गई कि शिक्षा अनिवार्य की गई और दूसरी चीज की गई कि ये मतलब जो महिलाएं थी, जो बेटियां थी, उनको बिना पिता की अनुमति से शादी करनी पड़ती थी, तो उस चीज़ को अब हटा दिया गया, यानी कि पिता की अनुमति के बिना वो मतलब वो बाध्य नहीं थी कि पिता जब अनुमति देगा तभी हम शादी करेंगे। तो ये जो है अधिकार जो है हटा दिया गया पिताओं का। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। और दूसरी चीज़ है कि उनको जब शिक्षा का अधिकार दिया गया तो दूसरी चीज़ है कि महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण का मौका मिला। हम देखते हैं व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दे सकती थी। तो इस प्रकार से इनका काफ़ी अच्छा भागीदार मतलब रहा, काफ़ी अच्छा सहयोग रहा, जिसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम आगे चल के आगे देखते हैं, हालांकि ये कुछ समय तक रहा, इसके बाद में जब नेपोलियन का शासन आता है तो वो फिर इनको मताधिकार का प्रयोग से वंचित कर देता है और इन्हें मताधिकार का मौका नहीं मिलता है। शायद फिर धीरे धीरे महिलाओं की दशा जो है दयनीय दशा हो गई थी और इनकी क्रांति जो है बढ़ती रही। निरंतर ये लड़ाई करती रहे, संघर्ष करते रहे और अंततः 1946 में, सन 1946 में ये लड़ाई करने के बाद में अंततः 1946 में हम देखते हैं कि 1946 में महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग पूरी तरह से अधिकार हासिल कर लिया, यानी कि मताधिकार का प्रयोग हासिल कर लिया। और जो समान वेतन था, समान वेतन का भी हालांकि इनका परिणाम अच्छा रहा, आगे चल कर के समान वेतन भी मिलने लगा था। 19वीं शताब्दी के लगभग करीब में हम देखते हैं मताधिकार का सहयोग लगभग 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन जारी रहे और क्रांतिकाली आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों के प्रेरक स्मृति के रूप में हमेशा जिंदा रखा जाएगा। तो साथियों, ये था महिलाओं का योगदान। आगे चलते हैं हम इस फ्रांस की क्रांति में। अभी हमने देखा महिलाओं का योगदान और डायरेक्टरी शासन व्यवस्था। अब हम देखते हैं इस क्रांति के दौरान दास प्रथा का उन्मूलन भी हुआ। जो किस प्रकार से हुआ, आइए चलते हैं देखते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा, देखिए दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियन उपनिवेश मार्टिनिक, गाडलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। साथियों, ये कहा जा सकता है कि जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, जैसे कि
आपने देखा कि कैरोबियन उपनिवेश, कौन से? कैरोबियन उपनिवेश। कैरोबियन उपनिवेश, कैरोबियन उपनिवेश में आते थे जैसे मार्टिनिक, मार्टिनिक आता था, और गांडेलोप आता था, और आपका आता था सैन डोमिंगो आदि। तो ये जो है कैरोबियन उपनिवेश थे। हालांकि इसमें क्या था, ये जो उपनिवेश थे इसमें तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों की अधिकतर आपूर्ति रहती थी। यानी कि ये जो कैरेबियन उपनिवेश हैं, मार्टिनिक, गांडलोप, सैन डोमिंगो आदि, ये जो उपनिवेश हैं इसमें अक्सर क्या रहता था, तंबाकू, नील, चीनी और काफ़ी, इन सब चीज़ों की आपूर्ति रहती थी। और जो उपनिवेश थे, यूरोपीय जो देश थे, उनसे मजदूर दूर जाने के लिए या दूसरे देश जाने के लिए हमेशा कतराते रहते थे, उनकी अनिच्छा रहती थी, जिससे बागानों में, ये जो बागान थे, नील के बागान और ये जो तंबाकू, इन सब चीज़ों में मजदूरों की कमी आ गई और ये काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई। और हम आगे चल के देखते हैं कि जो है नेपोलियन के पीरियड में दास प्रथा, ये लगभग दास व्यापार 17वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। और फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे और नान्ते बंदरगाह, यानी कि कौन से? बोर्दे और नान्ते, ये जो बंदरगाह थे, इनसे दासों को बड़ी तादाद में, मतलब अफ्रीका के तट, इन सबसे अफ्रीका के तट से ले जाया जाता था। ये बंदरगाह काफ़ी फेमस हुए, यानी कि उनको जब दास को काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा करके अफ्रीका के तट पर, बंदरगाह पर उनकी हथकड़ियाँ डाल करके उनको और ले जाते थे, और ये लगभग पहुँचते थे, वही आप देखिए कि ये धीरे धीरे चल के जब आप जाएंगे तो ये है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, ये है दक्षिणी अमेरिका, ऊपर उत्तरी अमेरिका, और बीच में ये जो है ये कैरेबियन देश होते हैं। यहाँ पर कैरेबियन देश थे, और ये जो है यहाँ अफ्रीका का तट था, ये यूरोप था। तो अक्सर यूरोप के और अफ्रीका के और ये अमेरिका, इन तीनों में तिरगुट चलता था। यानी कि एक तरीके से ये जो व्यापार का तिरगुट चलता था, यानी कि अफ्रीका के तट से फिर यहाँ पर कैरेबियन देशों में लाया जाता था और इनको बेच दिया जाता था दासों को बड़ी तादाद में। हम देखते हैं कि फ्रांसीसी सौदेगर बोर्ते और नान्ते बंदरगाह से इनको ले जाते थे और कैरेबियन देशों में अलग अलग बेचते थे, जिससे ये बंदरगाह फूलते फलते गए और यहाँ पर समृद्ध नगरों का विस्तार हो गया। आगे चल के हम देखते हैं 18वीं शताब्दी में दास प्रथा की बहुत ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस के बाद में व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, इन पर ज़्यादा बहस हुई। और फिर बाद में क्या हुआ कि एक कानून पारित किया गया, यानी कि कौन पारित करता है? वही जो नेशनल असेंबली कन्वेंशन, जो हमने देखा था, कन्वेंशन का रूप ले लिया था आगे चल करके, उसने एक संविधान पारित किया दास प्रथा उन्मूलन का, यानी कि दास प्रथा उन्मूलन का एक कानून पारित किया, और इस प्रकार से दास प्रथा पूरी तरीके से लगभग समाप्त हो गई। और हालांकि ये कुछ ही समय तक रहा। नेपोलियन के समय ये दास प्रथा बड़ी मात्रा में जो है शुरू की गई थी, और अफ्रीका से जो नीग्रो लोग थे, बागान मालिकों में आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीका के नीग्रो लोगों को गुलाम बनाया जाता था। और फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1848 में।
1848 में। यानी कि पूरी तरीके से अगर हम देखें तो दास प्रथा का अंत जो है 1848 में हुआ, तब जाकर के दास प्रथा पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। और हमने देखा कि महिलाओं का क्या योगदान था, हमने देखा महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। आगे चल के हम देखते हैं कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। यानी कि 1804 में नेपोलियन जो है धीरे धीरे तानाशाह बन के उभरा था, वही विधान परिषदों से जब डायरेक्टरी का शासन था, फिर धीरे धीरे उभरता है और ये 1804 के पीरियड में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया जाता है। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर खानदान के अग्रदूतों में मानता था, खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। साथियों, जब शुरुआत में नेपोलियन बोनापार्ट आया, लोगों को लगा, उम्मीदें थी कि शायद नेपोलियन बोनापार्ट कुछ अच्छा कर रहा है, हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब इसने अपने इनकी जो सेना थी पूर्ण रूप से मनमानी करने लगी, लोग इनको हमलावर की तरीके से देखने लगे और धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा मतलब अपने जो सेना थी अन्य देशों में कब्जा करने के लिए सेना में भर्ती कराते थे, लोग इनकी सेना में भर्ती होते थे, फिर उसके बाद में ये अन्य देशों पर कब्जा कर लेते थे। और देखते हैं धीरे धीरे ये 13 उपनिवेशों पर इसने पूर्ण रूप से नेपोलियन बोनापार्ट ने अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट अधिकार कर लेता है। फिर जाकर के ये लगभग 1815 में जब वाटरलू का युद्ध होता है तो उसमें इसकी हार हो जाती है और फिर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका कुल मिला के क्रांति का सारांश यही निकलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो फ्रांस से क्रांति से उत्पन्न हुई, हम देखते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, ये फ्रांस की क्रांति से उभर करके सामने आती है। और जो नैतिक दायित्व था कि एक दिन जो तानाशाह का शासन होगा वो पूर्ण रूप से पतन होगा, तीसरा स्टेट कैसे आता है आगे चल करके और अपने स्टेट को कैसे अपने अधिकारों को मनवाने का प्रयास करता है। फिर उसके बाद में मध्यवर्ती शासन आता है, यानी कि जो मध्य वर्ग आता है वो खुद शासन करता है। और इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति का लगभग समागम यही रहा। और आप फ्रांस की क्रांति के बाद आगे आने वाले सेशन में देखेंगे रूस की क्रांति, उसके बहुत सारे रूस की क्रांति के क्या परिणाम रहे, उसमें फ्रांस की क्रांति का क्या योगदान रहा, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे। साथियों, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।